हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सभी को मेरा सुप्रभात, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो अभी आपको पता है कि सैटरडे संडे को यूपी में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस वजह से क्लास जो है ऑफिस वगैरह हम नहीं जा पा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी रिकॉर्ड की गई है ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस भी ना आए, और इसलिए आपका ये पूरा टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट भी नहीं कह सकते इसको, एक तरीके से पूरा रिवीजन कह सकते हैं। पूरा रिवीजन है आपका, जितनी भी क्लासें मैंने पॉलिटी की आपकी ली हैं अभी तक, तो उनके बेसिस पे, उन्हीं पे आधारित आपके क्वेश्चंस हैं। और हमको देखना है, मैंने बोला भी था आप लोगों से कि एसएससी और यूपीएसआई में कॉमन क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी हुआ, चाहे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो वो क्वेश्चंस में कॉमन क्वेश्चंस जो है वो उठाए हुए हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखना है जो हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था कब? 1946 में, उसके तहत आपका ये हुआ था। तो पूछा ये सवाल में गया है कि कितने कमेटी थी, या संविधान में तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई। तो ये जो क्वेश्चन होता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल 0 होती है या 1 होती है अगर आपको ये आता है, क्योंकि इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, सीधे आपको आंसर करना है अगर आता है तो, और नहीं आता है तो ये जो कमेटियां थी, कमेटियां कितनी बनी? कुल मिला के जो कमेटियां थी वो थी 13 कमेटी थी, 13। इसमें मेनली आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। मेनली आपका सवाल वो भी वहां से पूछा जाता है। तो ये दोनों आपका सवाल आपका पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो गया यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आता है फिर से आपका स्टार्टिंग की पॉलिटी से, कि ऑन दिसंबर 9, 1946 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल। जहां पे मीटिंग हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में, अब उसको क्या बोला जाता है? नई दिल्ली में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसको अब क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी पहली, तो उसको बोला जाता है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। जो आपका संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है, यह बोला जाता है। और इसी में आगे जो आपका 1947 में जो सत्ता जो थी अंग्रेजों ने ट्रांसफर करी किसके पास? भारतीयों के पास, वो भी इसी हॉल में हुई। तो इसलिए हिस्ट्री के हिसाब से यह हॉल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 2। तो ये भी आपका देखो दोनों जगह पूछा गया है सवाल। देखो इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक, चलिए अगला सवाल जो आपके सामने वो ये है, व्हेन वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया हेल्ड। लास्ट सेशन आपका कब हुआ? मैंने आपसे बताया था कि जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ, सब लोग अपनी कॉपी पेन रख लीजिए और जितने भी आपके आंसर आ रहे हैं 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कर लीजिए। अपना जो भी आपका आंसर है वहां पर नोट करते जाइए, मैच करते जाइए। अगर आंसर सही होता जा रहा है तो उसके आगे 2 नंबर लिखते चले जाइए। अगर आंसर गलत हो रहा है तो उसके आगे 0.5 लिखते चले जाइए। आखिरी में देखिएगा कि कितने नंबर आपके आए। ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपके एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 29 जनवरी 1952। कब लागू हुआ ये? चलिए, जैसा कि मुझे पता है कि 26 जनवरी 1950 को ये पूरा संविधान जो है वो क्या हुआ? लागू हुआ। इसके जस्ट 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी 2 दिन कब होगा? 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग होती है। 24 जनवरी को आखिरी मीटिंग होती है, और इसी दिन आपका जो राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी आपके घोषित किए जाते हैं। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगर सवाल यहां से ये पूछा जाए कि पहले राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो कब बनाए गए, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 24 जनवरी 1950। और यही आपकी आखिरी बैठक थी संविधान सभा की। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया यहां पर ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका जिनका ए है उनको मिलते हैं 2 नंबर, और जिनका जिनका और कोई आया होगा उनको मिलेंगे -0.5। ठीक है, तो और आपका रिवीजन भी पूरे हफ्ते का, जितनी भी आपकी पॉलिटी क्लासेस चली हैं उनसे आपका रिवीजन भी ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए।
ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल सिस्टम इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। कब, कौन से एक्ट में, क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात है। इसका डिफिकल्टी लेवल, अगर मैं जो डिफिकल्टी लेवल है 0 से लेके 5 तक की बात करूं अगर मैं, तो इसको मैं दूंगा डिफिकल्टी लेवल 3। ठीक है, तो ये आपका द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है? 2 सदन होते हैं। स्टेट जो गवर्नमेंट आपकी बनती है विधायिका के। चलिए, तो एक तो जो 1919 की बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आपकी बात हुई, उसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिसमें एक तो था आपका, चलिए मैं बता देता हूं पहला आंसर इसका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये था क्या वो भी देख लीजिए एक बार। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी गई, जिसमें आपका 2 सदन आपके कौन से थे? पहला सदन बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा सदन जो बोला गया वो बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव। पेन क्यों नहीं चल रहा है? ये भी हो गया। असेंबली, ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई। तो 2 आपके आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपका जब भी आपका बाई कैमरलिज्म आए तो आपको ऐसे ही करना है। देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूं, याद किससे करते हैं। बाई कैमरलिज्म में लगा हुआ है बाई, द्विसदनीय में लगा हुआ है 2, तो इसका मतलब हुआ 2। आखिरी जो प्लान था वो क्या था? एक्ट था जो इंडिया इंडिपेंडेंस से क्या माउंटबेटन प्लान आपका आखिरी वाला था, वो आपका आया 1947 में। उससे पहले आया कौन सा? 1935, और उससे पहले आया कौन सा? 1919। ठीक है, ये आया। तो अगर आखिरी वाला याद है, इसमें से 2 घटाओ, -2 करो तो 1919 आ जाएगा। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विद व्हाट नेम या नेम्स इज अवर नेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी सिंपल सी बात है, आता होगा तो ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यहां पे हम लगा सकते हैं कि कैसे आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, डिफिकल्टी लेवल इसकी मैं रखूंगा 2, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद होने के ऊपर है कि आपको आता है या नहीं आता है। पहली चीज कि संविधान सभा में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? ठीक है, भारत एंड इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। फटाफट अपने आंसर बताने हैं, और करेक्ट आंसर होगा तो उसके आगे 2 लिख लीजिएगा, और निगेटिव अगर आपका गलत आंसर आता है तो -0.5 लिख लीजिएगा। ठीक है, सैटरडे संडे यूपी में लॉकडाउन है, जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, सैटरडे संडे लॉकडाउन है, इसकी वजह से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। और आज आपकी जितनी भी क्लासें होंगी सैटरडे को, उसमें सब में टेस्ट आएगा। मैं हूं, हिमांशु सर हैं, स्वप्निल मैम, उनके सबके टेस्ट आएंगे, और वहाँ पे आपको टेस्ट ही कराए जाएंगे रिवीजन बेसिस पे, ताकि आप लोगों को पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लासें डिस्टर्ब हो रही, क्लासें नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो आपके सेशन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उतना ही। क्लियर? और आपकी जितनी भी कमेंट्स हो रही हैं अभी, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। ठीक है, कर रहा हूं मॉनिटर, और टीम भी साथ में कर रही है कि जो भी कमेंट्स आपकी क्या हैं, ठीक है, क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए ठीक, तो संविधान सभा में जो हमारा आर्टिकल 1 है, जो हमारा तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट देता है, आर्टिकल पहले का पहला, इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो नाम है वो क्या है? जो लाइन लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये नाम लिखी हुई है, तो शैल बी यूनियन, ठीक, शैल बी यूनियन स्टेट। तो इसमें जो 2 नाम लिए गए हैं वो इंडिया लिया गया है और भारत लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एंड इंडिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिनके जिनके ऑप्शन ए आया है वो सही है। जो हिंदुस्तान लगाने के चक्कर में भावनाओं में बह चुके हैं, तो हिंदुस्तान नहीं है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया और भारत ही है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया यहां पर ए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? सेकुलर स्टेट हिंदी में बोले तो बच्चा
पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक है, ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है, प्राइमल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, 9th शेड्यूल में आता है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है? ठीक, तो वर्ड जो सेकुलर है आपका ये 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत आपका ये वर्ड जोड़ा गया, सेकुलर स्टेट या पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि हमारे जो स्टेट है उसका कोई भी धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान है तो आप हिंदूज हैं, भारत है तो हिंदू रहेंगे सिर्फ उसमें, ऐसा स्टेट का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान है, पालन है, जिसको जो स्वतंत्रता है, जिसको जो धर्म अपनाना है अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दिया गया है आपका, ये आपका आता है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान की प्रस्तावना 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ है। चलिए, तो बी आंसर यहां पे करेक्ट है, बाकी जिनका जो आंसर आया होगा वो एकदम से गलत है। अगला सवाल 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा दिया हुआ है, डिटेल में जो बंदा पढ़ेगा वही इसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, कौन से शब्दों में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्योंकि 1976 में 3 वर्ड आपके ऐड किए गए। ठीक, वो 3 वर्ड क्या थे 1976 में? इसीलिए यहां पे डेट देखो क्या पड़ी हुई है, 75 पड़ी हुई है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो आपके ऐड किए गए वो करे गए 1976 में। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेटर्निटी पहले था, सोवरेनिटी भी था, इक्वलिटी भी था, लेकिन जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो आपका ऐड नहीं हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर। इंटीग्रिटी अखंडता ये 1976 में ऐड हुआ है, तो करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, जिनका डी आया है वो 2 नंबर अपने ऐड कर लीजिए, मुबारक हो आपको। जिनका नहीं आया है वो क्या कर लीजिए, -0.5 ऐड कर लीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें कराई हुई हैं, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा होगा। और सब बच्चा ये सवाल आप नेट पे गूगल करोगे, सारे आपके यूपीएससी एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, और एक बार नहीं कई बार रिपीट हुए हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आता है, इन विच ईयर वर द वर्ड्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो फिर से वही सवाल घुमा के पूछ दिया। पहले पूछा तुम्हारे पापा के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं। अब पूछ दिया आपके मम्मी के देवर को क्या कहते हैं, तो उनको भी चाचा ही कहते हैं। सिंपल सी बात है, हमको पता है कि 1976 में ये घटना हुई थी, घटना कह सकते हैं, 42nd अमेंडमेंट हुआ था। इसके तहत आपका जो वर्ड है 3 वर्ड ये अभी बताया था आपको, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आसान सवाल था, इसको मैं डिफिकल्टी अगर दूंगा, डिफिकल्टी में इसको 2 देता हूं अगर पता है। जीएस का बच्चा सीधा हिसाब है, सीधा हिसाब अगर मैं 0 से 5 की डिफिकल्टी लेता हूं किसी भी सवाल की, आता है तो 0 है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एकदम स्टैटिक वाले, नहीं आता है तो भाई साहब 5 क्या 50 हो गई डिफिकल्टी। सिर पटक के आप परेशान हो जाइए, नहीं आंसर आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका, पढ़ना ही पड़ता है उसके लिए। हाँ, लेकिन अगर अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो खेलेंगे तो अलग बात है कि हाँ हो सकता है कि ये भगवान भरोसे निकल जाए। चलिए ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ से याद आया, मैं एक टाइम पे जब दक्षिणा फाउंडेशन में था, IIT की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे, तो हमारे यहाँ एक दोस्त था, 50 का बैच था। 50 के बैच में 48 बंदे जो हैं वो IIT क्वालिफाई किए। ठीक है, 1-2 नहीं किए उसमें। और उसके बाद एक बंदा था उसमें, वो सोता रहता था, पूरे दिन सोता रहता था। हम सोचते यार ये कैसे निकलेगा, इसका कैसे IIT निकलेगा, IIT छोटी मोटी चीज तो है नहीं। बाद में पेपर दे गया, बड़ा खुश था। हमने क्या हुआ, बड़ा बढ़िया पेपर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की बात है ये, 2011। ठीक, तो उसका जो था ना, उसने आया तो कई सारी तुक्के खेल दिए उसने, और जब रिजल्ट आया तो उसको रैंक मिल गई थी IIT JEE में 2011 में। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अलग बात है, बाद में जाके उसकी कई सारी बैक लग गई, ईयर बैक लग गई, वो अलग चीज है, लेकिन हो गया था। कभी कभी होता है, लाखों करोड़ों में कोई एक इंसान होता है जिसको ऐसी किस्मत मिलती है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। इंडिया इज ए रिपब्लिक विच मीन्स, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? क्या भला है गणतंत्र यार ये रिपब्लिक? अब देखो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, पूरी महाभारत नहीं देखनी है। पहला ऑप्शन बोल रहा है द रिपब्लिक हैज फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। मैं आपसे पूछता हूं ऐसा है क्या? बताइए ऐसा है क्या? क्या सभी मामलों में जनता के पास अधिकार है? कुछ नहीं है। एक बार वोट दे दिए तो फिर आप ऑफिस ऑफिस घूमते रहिए, तो ये तो कट हो गई बात। दूसरा बोला देयर इज नो पार्लियामेंट रूल इन इंडिया, कैसी बकवास बात कर रहे हो, पार्लियामेंट तो है ही। फिर आप कहता है इंडिया डज नॉट हैव हेरिडिटरी रूल, हाँ ये सही है। अब ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के बाद, राजीव गांधी जी के बाद आपका इंदिरा गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसा तो नहीं है। होता तो बन चुके होते अब तक। तो ये आपका आंसर है। इसका मतलब होता है गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना गया, डेमोक्रेसी होती है, वोटों के द्वारा चुना गया जो राजा होता है वही राजा होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह। ठीक है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी सही है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टेस्ट है, तो इसलिए आपका स्पीड में क्वेश्चन करने हैं। और कैसे करने हैं मैं बताता हूं, कुछ आपको टैक्टिक्स भी बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन करते हैं, कैसे आपका ऑप्शन पहले हटा देते हैं जो नहीं होते हैं। पहली बात, क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड सेकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? हमको एक शब्द मिल गया धर्म। अगर हिंदी थोड़ी ठीक ठाक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म का साथ नहीं देना है, निरपेक्षता रखनी है, किसी पक्ष में नहीं जाना है, इसका मतलब ये होता है। अगर हिंदी ठीक ठाक है तो हिंदी ये वर्ड ही अपने में इसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है, किसी धर्म के फेवर में नहीं जाना है, निरपेक्ष रहना है, किसी के पक्ष में नहीं रहना है। तो पहला ऑप्शन इंडिया हैज मेनी रिलीजन्स, क्या यह धर्मनिरपेक्ष की भाषा को सही कर रहा है? नहीं, इसका मतलब नहीं है। ये तो मान लो है ही सही है यार, ये तो इंडिया में। फिर इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, एकदम से करेक्ट बात है, सारी फ्रीडम है। मैं हिंदू से चेंज होना चाहता हूं, बुद्धिस्ट में हो सकता हूं, मुस्लिम बनना चाहता हूं, हो सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी चॉइस के ऊपर है। सी, लेकिन हाँ मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई मजबूर करेगा तो वो संभव नहीं है, उसके लिए संविधान बैठा हुआ है। मैं अपनी स्वतंत्रता से करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। चलिए सी देखते हैं आगे। कन्फर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द पर्सन, धर्म पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ये भी बात सही है यार एकदम, ये भी सही है, लेकिन सही है किसके कॉन्टेक्स्ट में? सेकुलर थोड़ी नहीं बता रहा है ये चीज सही है। सेकुलर क्या है? देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। मिल गई वो मछली जिसकी हमको जरूरत थी, कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये आपका तो करेक्ट आंसर हो गया डी। जिन जिन का डी आया है मुबारक आपको, आपका आंसर एकदम से करेक्ट जा रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, Which of the following words is not in the preamble of the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, पब्लिक वेलफेयर, कौन सा नहीं है? चलो बात करें सोशलिस्ट और सेकुलर की, ये तो भैया ऐड करेगा 1976 में, तो ये तो है। सोवरेन मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, तो ये तो पहले से ही था। जो पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन, ये नहीं था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए जिन जिन का डी आ रहा है मुबारकबाद। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। नहीं नहीं नहीं, ये गलत जा रहे हो, इकोनॉमिक फ्रीडम तो है ही नहीं, वो तो आपका फ्रीडम नहीं है, लीगल राइट है आपका कि रख सकते हो प्रॉपर्टी, लेकिन एक लिमिट में, वो भी है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की कौन सा भाग आत्मा कहलाता है? यह सवाल भाई साहब कुछ नहीं तो जब से मैं तैयारी कर रहा हूं, कुछ नहीं तो 50 बार तो पढ़ ही चुका हूं मिनिमम। पता नहीं कहां कहां पूछा गया है सवाल, अभी तो यहां मैंने यूपीएसआई लिख रखा है। किताबें उठाइए, आपको संविधान के चैप्टर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपका यह सवाल ना मिले तो भूल जाइए, मतलब आत्मा है, एकदम से आत्मा है, उसने सिद्ध कर दिया आपका। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? कहां पे है, किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपका जो प्रेम्बल है, उद्देशिका है, इसको बोला गया है संविधान की आत्मा। चलिए ठीक है, और इसको जो देखो यार, दो आत्मा है, एक आत्मा नहीं है। ध्यान दीजिएगा यह चीज कि संविधान की दो आत्माएं हैं। ठीक, एक बॉडी प्रेम्बल है, इसको जो बोला है वो के.एम. मुंशी जी ने बोला है संविधान की आत्मा, और एक आत्मा और है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भाई साहब बी.आर. अंबेडकर जी ने बोला हुआ है कि ये भी एक आत्मा है। तो दो आत्माएं हैं भाई, संभल के रहिएगा। ठीक है, दो आत्माएं। चलो ठीक, अगर सवाल पूछ देता अकॉर्डिंग टू दी बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में संविधान की आत्मा क्या है, तब आंसर यहां पे हो जाता है डी। अभी आंसर आपका सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सूट द सुप्रीम कोर्ट गेव द इंप्रेशन दैट प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा केस है? 2 दिन पहले की क्लास पॉलिटी में बता चुका हूं कि एक मठ था, मठ में थे आपके केशव नंद भारती, 400 में से 300 एकड़ वो जमीन वाला जो केस है, वही है इसका जवाब। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अकॉर्डिंग संविधान इज द प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टू नो मोर डिटेल्स 2 दिन पहले की क्लास में जाइए, क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है आपका, ये सारे क्वेश्चन या सारे टॉपिक में पढ़ा चुका हूं आपको, उनका रिवीजन है। चलिए, प्ले लिस्ट बन चुकी है आपकी, फटाफट जाइए देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्त स्थान empowers the parliament to form suitable laws to form new state and changes the areas boundary and name of the existing state। इसके लिए आपको जितने भी आर्टिकल हैं, पार्ट हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं पार्टिकल 1 की बात करूं तो पार्टिकल 1 स्टेट को डिफिनीशन देता है, पार्ट 1, और इसमें जितने भी आर्टिकल हैं वो बताते हैं बाउंड्री, एग्जिस्टिंग स्टेट, एरिया वगैरह वगैरह। और 8 पार्ट 2 में चले जाएंगे तो वो आपका सिटीजनशिप वगैरह बारे में बताता है। फिर सिटीजनशिप के राइट होते हैं, वो पार्ट 3 में आ जाते हैं। तो इस तरीके से बना हुआ है। तो अभी इसका सवाल जिसको जो आंसर है, चलिए, वो है आपका अनुच्छेद 3। करेक्ट आंसर इसका डी, आर्टिकल 3 में आपका दिया गया है ये। ठीक है, सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सके, सीमा में परिवर्तन कर सके, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिन जिनका डी है वो एकदम से करेक्ट है, मुबारक हो भाई, 2 नंबर फिर आपके खाते में आते हुए। अगला सवाल, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडियन पर्सन कैन नॉट बी रिवोक्ड? निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? त्याग से हो सकती है, संपत्ति से हो सकती है, मैंने बताया था आपको नागरिकता सिटीजनशिप वाला पढ़ाया था, सारा बताया था मैंने। इवेजन वंचन से भी हो सकती है, लेकिन नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण, इससे मिलती है, जाती नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पे फिर से हो जाएगा आपका डी, आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यह दिया गया है पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल फटाफट रिवाइज करिए, रिवीजन चल रहा है आपका ये। फंडामेंटल राइट्स, सिंपल यूपीएसआई का सवाल, फंडामेंटल राइट का नाम आया, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आगे, कैन नेवर बी सस्पेंडेड, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं, कभी सस्पेंड ही नहीं होंगे। सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी के टाइम में होते हैं। चलो ये बात, लेकिन पार्सली ट्रू है, आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मान लेते हैं अभी सही है। मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते। अगर ऐसा होता तो अभी तक वेस्ट बंगाल वगैरह में आपके जो इंस्ट्रक्शन है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो आपके सब समाप्त हो चुके होते। तो ये भी आपकी बात क्या है, गलत है। ठीक है, गलत है। कैन बी सस्पेंडेड एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, विल मतलब
बिल से आप गवर्नर नियुक्त कर सकते हो, फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं कर सकते हो। पता लगा बैठे बैठे रात में ख्याल आया कि चलो आज फंडामेंटल राइट हटा के देखते हैं क्या होता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, क्लॉज होती है, सब पे चेक लगा हुआ है डेमोक्रेसी के तहत। संविधान इतना खूबसूरत बनाया गया है, इतना खूबसूरत व्यवस्था करी गई है, वो तो बीच में लूप होल लोगों ने ढूंढ लिए। ठीक, तो ये भी आपकी बात गलत है। कैन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये बात सही है, इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सस्पेंड नहीं कर सकते। चलिए आंसर हो गया यहां पर डी, डी इज द आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो मुझे पता है कुछ लोगों के सारे सही हो रहे होंगे, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, जिनके गलत हो रहे हैं वो आप लोग क्लासेस करिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए। चलिए, यूपीएसआई एसएससी में सवाल आया हुआ है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट गिवन टू सिटीजन्स। एकदम से खूबसूरत नहीं बोल सकते इस सवाल को, बच्चा सवाल बोल सकते हैं इसको, कि भाई सिंपल सी पता है, पार्ट 3 5 से 11 तो हमने सिटीजनशिप वाला ले लिया था, पार्ट 3 12 से लेके 35 तक। ठीक, चुपचाप कुछ नहीं देखना है, सीधे आपको ऑप्शन देखने, ये वाला ये वाला ये वाला, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो आगे बढ़े। विच फंडामेंटल राइट एम्स टू एरेडिकेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सामाजिक विभेद। तो आपके ऑप्शन 4 यहां पर दे रखे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात नहीं करी जा रही है, इसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें भी समाज की कोई बात नहीं है। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, इनमें से कौन सा? चलिए, तो है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसका काम है सोशल डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना, सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। अगला सवाल फिर आया आपका यूपीएसआई एसएससी में कॉमन सवाल है, विच आर्टिकल डील्स विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17 हमें पता है अनटचेबिलिटी से है, छुआछूत वाला है 17। पहली बात, आर्टिकल 23 और जो 24 है ना, ये आपके कुछ इधर जाते हैं, आर्टिकल 23 24। 18 जो है वो आपका वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसका? टाइटल्स, या बोल सकते हैं उपाधियों का अंत जो है वो 18 है। 23 24 की बात मैं करूं, 23 मतलब होता है मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम, ये सारे आ जाते हैं इसमें 23 में, मानव दुर्व्यवहार भी बाल श्रम भी। लेकिन जब बात मैं करूं सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस के लिए आएगा आर्टिकल 24। ध्यान दीजिएगा, कोई कोई मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ठीक है, वो सब लगा के चली आती हैं आर्टिकल 23 नहीं होगा, 24 होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला सवाल, बाई विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट हैज अनटचेबिलिटी बीन अबोलिश्ड। मैं बोल रहा हूं ना, ये एक 16 वाला क्वेश्चन, ये आर्टिकल 17 वाला क्वेश्चन, जो आप खोलोगे, कोई भी किताब खोल लो, वहां पे सवाल मिलना ही मिलना है। ठीक है, आर्टिकल 17 सीधे अनटचेबिलिटी से आता है, 17, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। चलो एक सवाल और आया, थोड़ा बड़ा सा है, चलो हम पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं। यूपीएसआई में आया, उसमें भी बड़े बड़े सवाल आते हैं स्टेटमेंट वाले, इस बार आईबी वालों को लगा होगा आते हैं सवाल। विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड सच कंडक्ट कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। हाँ, एकदम सही बात है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक अ डिग्री फ्रॉम एनी अदर कंट्री, मतलब उपाधि, ऐसा नहीं है ना कि बाहर गए और वहां से उपाधि ले आए कि नहीं ये महाराजा धीराज हैं और ये हमारे इन्होंने शेर को मारा तो शेर खान है, कोई उपाधि नहीं, कोई टाइटल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप जो
आपको अवार्ड मिलते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, उनके अलावा या आपको एजुकेशनल जो भी उपाधियां मिलती हैं उनके अलावा कोई भी उपाधि आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे आपका डी। ठीक है, जिनका जिनका डी है मुबारक हो। चलिए, डी आंसर इज द करेक्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस से रिलेटेड कौन सा है? 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22। तो जो प्रेस से रिलेटेड है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन है, वो आर्टिकल 21 है, याद रखिएगा, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 19 जो है आपका, वो प्रेस की फ्रीडम है, प्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। चलो आगे बढ़े। ये सारे आर्टिकल कराए हुए हैं, आप क्लासें अगर नहीं करी हैं किसी ने तो कर लीजिए, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम आर पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी किस मौलिक अधिकार का अंग है? ठीक है, स्वतंत्रता का, कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स ऑफ इक्वलिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसका है ये? कौन से मौलिक अधिकार हैं? स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम होगा यहां पर, तो मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए फंडामेंटल राइट वो होना चाहिए आंसर ए। ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, कभी कभी थोड़े ऑप्शन गड़बड़ हो जाते हैं, तो राइट फ्रीडम होना चाहिए यहाँ पे। जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए 1235 में। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार जो है आपके जीवन के संरक्षण का अंग है। ठीक, ये आंसर इसका आएगा। चलिए, ये थोड़ा डाउट वाला सवाल है, अगर किसी गलत हुआ तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके के अगर सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको कुछ चुपचाप क्या करिए, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं को करने की, उन पर टाइम वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यूपीएसआई एसएससी में एक सवाल और आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 32 की बात करें तो ये बोलता है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसके अंतर्गत आपकी रिट जारी होती है 5 तरीके की, और वो रिट जारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फंडामेंटल राइट के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा बी, फंडामेंटल राइट्स। एकदम से स्पीड में क्वेश्चन करिएगा, एकदम से स्पीड में। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं आपको। 40 क्वेश्चन अगर यूपीएसआई दे रहे हैं, 40 क्वेश्चन मान के चलिए आपको कम से कम समय में करने हैं। अगर जो लोग एसएससी वाले हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट का टाइम होता है, तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम बहुत ले लिए, तो 25 क्वेश्चन करने में एसएससी में 10 मिनट लेने हैं। सोचना है और आंसर देना है, पढ़ते पढ़ते ही उसका आंसर सोच लेना है। ये नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर आपका ऑप्शन देंगे। ठीक है, उतना वैसे क्वेश्चन नहीं होते, इसीलिए आपको पढ़ते पढ़ते उसका आंसर सोच लेना है। ठीक, चलो अगला सवाल, इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट? नहीं, जो आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है? जुडिशरी है, न्यायपालिका। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आपके क्या हैं? ये संरक्षक हैं किसके? फंडामेंटल राइट के। क्लियर है चीज? तो और फंडामेंटल राइट वगैरह, अमेंडमेंट वगैरह, ये सब पार्लियामेंट का काम है, वो संसद का काम अलग बात है। एग्जीक्यूटिव को उनको फॉलो कराना है, पालन कराना है, वो अलग चीज बात है। लेकिन जो आपका संरक्षक कौन है? वो है आपका जुडिशरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी में भी आप जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं। चलो आगे बढ़े। सिंपल, करेक्ट आंसर इज ए, जिनका जिनका ए है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं क्लासेस में। फिर से एक सवाल आया, दोनों में कॉमन, विदाउट विच फंडामेंटल राइट विल हैव नो वैल्यू। कौन सा ऐसा फंडामेंटल अधिकार है जिनके बिना जो मौलिक अधिकार है उनकी कोई मूल्य ही नहीं होगा? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम या राइट टू प्राइवेसी? सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि स्कूल में कोई रूल लग जाए, कुछ रेगुलेशन लग जाए, उसके तहत कोई एक्टिविटी हो रही हो,
लेकिन अगर वो एक्टिविटी मान लो ना कर रहे हो, अगर मान लो स्कूल में बोला है कि जो 5 बच्चे हैं जो शैतान हैं वो एक बच्चे को नहीं परेशान करेंगे, बोल दी, बात लिख दी, असेंबली में अनाउंस कर दी, अब मान लो ब्रेक में वो 5 बच्चे फिर से आपको परेशान करने लगे, तो आप क्या करोगे? तब कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसके लिए आप प्रिंसिपल पास जा पाओ। तो उसका काम करता है कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसके तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का बहन हो रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है, कोई इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और जो आपकी गवर्नमेंट है या पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो भी नहीं सुन रही है, तो किसी कोर्ट में आप जा सकते हैं, आर्टिकल 32। ठीक है, और यही आपका जो है आर्टिकल 32, ये पुलिस को भी कंट्रोल करता है, बाकी ऑफिशियल्स को भी कंट्रोल करता है, सब पे चेक लगाता है आपका आर्टिकल 32। मान लो पुलिस बोले नहीं रखेंगे, हम तुमको 3 महीना बंद रखेंगे जेल में, जाओ करना है कर लो। अगर ये ना हो भाई साहब, तो पुलिस वाले जान ले मार मार के हालत खराब कर दें। इसीलिए इसमें एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें बोला जाता है शरीर प्रस्तुत करो 24 घंटे के अंदर। ये नहीं कि अच्छा वीडियो कॉल करा दिए है, लेकिन शरीर प्रस्तुत करो मजिस्ट्रेट के सामने, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, इसके बिना फंडामेंटल राइट का कोई मूल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका बी, जिनका बी है वो एकदम से सही है। अगला सवाल, प्रॉपर्टी राइट, संपत्ति का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट है। अगर मैं बोलूं था, तो संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था। तो आपके 6 आपके फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे, और 7वां जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? राइट टू प्रॉपर्टी। बाद में 7 से घटाकर 7वां घटाकर कितने कर दिए गए? 6 कर दिए गए, और ये प्रॉपर्टी राइट को हटाकर क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर ये चीज? चलो ठीक है, तो ये अभी आता है कौन से आर्टिकल में? लीगल राइट। आपका जो प्रॉपर्टी राइट है वो किस में आता है? आर्टिकल 300 ए में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी ऐसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं आपसे, 300 ए। अगला सवाल, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अबोलिश्ड? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो ये जो आपका आता है फंडामेंटल अबोलिश, एक बार आंसर देख लीजिए ऑप्शंस। 44th अमेंडमेंट 1978, 46th अमेंडमेंट 1982, 31st अमेंडमेंट आपका 1973, या नन ऑफ दीज? कौन सा? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें जो 29 है, जिनका आंसर आपका आ रहा है 44th अमेंडमेंट 1978। 44वें अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल जो राइट से जो प्रॉपर्टी हटाकर उसको बना दिया गया लीगल राइट, और ये डाला गया कहां पर? आर्टिकल 300 ए। हिंदी में बात करें तो 300 का। चल जा भाई, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन्फेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 6 टू द एज ऑफ 14। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो वो सवाल मैंने बोला था क्लास में, अभी आएंगे आपको। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। डीपीएसपी में, या फंडामेंटल राइट में, या स्टेचुरी राइट में, या नन ऑफ द एबव? ठीक है, पहले आप आंसर दे लीजिए इसका, फिर मैं बताता हूं कि सवाल ये 3 तरीके से कैसे घुमाता है आपको। जो आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच की बात करें तो ये आता है जो 86th अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत आर्टिकल जो 21 थे उसमें एक और लगा दिया, ऐड करा दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच की जो एजुकेशन है वो उनका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर है चीज? लेकिन अभी इसमें डीपीएसपी भी आ रहा है, डीपीएसपी में भी तो बात करी गई है, तो वहां करी गई है 0 से लेके 6 साल तक। 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की बात करता है कौन? डीपीएसपी। और 6 से 14 की बात करता है 86 अमेंडमेंट, 2002 में हुआ था ये।
ये बात करता है कौन? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका जिनका बी है वो सही है। कुछ लोग अगर धोखे से जिन्हें डीपीएसपी लगा दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछ रहा है, 6 से 14 पूछ रहा है या 0 से 6 पहुंच रहा है। चलो बढ़िया बात, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, within what maximum period of time a person arrested and detained should be produced before the nearest magistrate? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को निकटतम आपका जो मजिस्ट्रेट होता है या आपके जो अदालत होती है वहां के आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। यूपीएसआई, एसएससी और पता नहीं कहां कहां यह पूछा गया है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो मैक्सिमम उसके पास 24 घंटे का टाइम होता है। इस 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 24 आवर्स। बोलो, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल राइट्स टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए, यूके से लिए गए, सोवियत यूनियन से लिए गए या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो ये हमारे लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से, या इसको यूएस से लिखा हो तब भी चलेगा। स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 तरीके के। अभी यहां से राइट टू प्रॉपर्टी हटा के कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। करेक्ट आंसर इसका यूएसए। ठीक, सिंपल सी बात है। डिफिकल्टी इसकी मैं मानूंगा 2, क्योंकि ये सीधा सीधा आपका याददाश्त बेसिस पे है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जयराम जी की। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इनिशियली? बस इसी की कमी थी, यही सवाल आना बाकी रह गया था। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये बात मैं कम से कम 4-5 बार अभी बोल चुके हैं हम लोग। प्रारंभ में भैया 7 दिए गए थे, 7 हटा के राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, फिर बचा आपका कौन सा? 6 बचे। ठीक है, तो आंसर इसका सीधे सीधे 6 है। बिल्कुल 2 सेकंड का आंसर है, पढ़ते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आंसर आपको टिक कर देना है 6। चलो अगला क्वेश्चन। In which of the following chapter of the Indian Constitution are the people guaranteed fundamental rights? भारतीय संविधान के निम्न के में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? 34th क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अरे सीधे ही पूछ लेते, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी? सीधे पूछ लेते भैया फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है संविधान के। हम भी आसानी से बता देते कि भैया भाग 3 में आता है, लेकिन पूछे क्या है? देख रहे हो कितना लंबा लाइन घुमा दिए हैं। बच्चा सोचे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं पूछ रहे। पता होगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पता लगा कुछ और लगा के चला आया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पार्ट 3 आएगा, भाग 3। सबसे पहले क्या आती है, याद करने का तरीका सुनो। सबसे पहले आती है स्टेट या कंट्री, तो पार्ट 1 किससे रिलेटेड? स्टेट से रिलेटेड। अब स्टेट के बाद क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेट में रहने वाले लोग, तो पार्ट 2 5 से 11 और ये 1 से 4, ये हो गया सिटीजनशिप। अब कुछ नियम कानून बनाए जाएं कि स्टेट में कौन रह रहा है, इनका कुछ नियम है, इनके लिए कुछ बनाया गया है। तो क्या बनाया गया? फंडामेंटल राइट पार्ट 3। कहां तक? 12 से लेके 35 तक। अब कुछ ऐसी भी चीजें थी, अब इनके लिए फंडामेंटल राइट बना दिए। कुछ सरकार को भी तो मानना है, सरकार की कुछ चीजें हैं। तो पार्ट 4 डीपीएसपी कहां से लेके 36 से लेके 51। ठीक है, चलो फिर बाद में कुछ ऐसे वादे जो पूरे नहीं हो सकते, जो मैंने बताया था आपको
शादी करते टाइम, शादी से पहले बोला आपने कि नहीं तो हम तो तुम्हें चांद तारे तोड़ के ला के दे देंगे, मर्सिडीज दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, नहीं लगी, नहीं इतना पैसा कमा पाए, क्या इसके लिए कोर्ट थोड़ी चले जाओगे? तो आ जाएगा 51 में ही ऐड किया गया 51A। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए आगे। फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह हैं इसमें। तो करेक्ट आंसर पार्ट 3 था। 35 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ हैबियस कॉर्पस रिट इज इश्यूड, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? सिंपल सी बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी कौन बना सकता है इंडिया में? सिंपल हिंदी में है तो बहुत बढ़िया चीज होती है। कभी कभी कुछ सवालों के सवाल जो होते हैं हिंदी में आ जाते हैं। बंदी, बंदी कौन बनाता है? पुलिस बनाता है। देख लो पुलिस कहां पे है, सिंपल सीधे, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, चलिए बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिट विच लिटरली मीन्स प्रेजेंट द बॉडी, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ है सा शरीर प्रस्तुत करो? सा शरीर प्रस्तुत किसको करोगे? जिसकी बॉडी किसकी है? इंसान की है ना, मानव की है। प्रस्तुत कौन करेगा? जिसने बंदी बना रखा होगा। किसके तहत आता है ये आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। चलो अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू इक्वालिटी, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? 14, 19, 20, 21। समता का अधिकार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आती है कि जो समता का अधिकार है या राइट टू इक्वलिटी आती है 14 से लेके 18। ये जो आर्टिकल है 14 से लेके 18 तक आती है राइट टू इक्वलिटी। तो देख लो 14 से 18 के बीच में कौन कौन है। सिंपल हमें दिख रहा है, एक दिख रहा है 14 से 18 के बीच में, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19, 20, 21 नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल पूछ रहा है आपसे चैप्टर 4 में किस आर्टिकल में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी जस्ट समझाया मैंने, बहुत देर रुकने की जरूरत नहीं है इस सवाल पर। सीधे 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट हैं, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं जो पार्ट 4 में है। कहां पे हैं? 36 से लेके 51। ठीक है, चलिए जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, कुछ लोग नए हैं, उन्हें बता दूं कि 9 क्लासें पॉलिटी की हो चुकी हैं, आप उनको कर लीजिए। ये सारे सवाल आपको एकदम हलवा लगने लगेंगे जितने भी आए हुए हैं। अगला सवाल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज इंसिन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अब वेतन कौन देगा? इंसान तो है नहीं जो वेतन दे रहा है, वेतन सरकार के लिए ही बोला गया है ना, सरकार के लिए कि समान वेतन समान, ये लागू कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार को करना चाहिए। तो किस में बोला गया है ये? और सरकार के लिए है क्या? फंडामेंटल राइट सरकार के लिए है, ये तो सरकार के खिलाफ है, नेगेटिव है सरकार के, डिमांड करते हैं हम सरकार से, तो ये तो नहीं है। डीपीएसपी, हाँ इसमें बात करी गई है किसकी? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं होगा, फंडामेंटल राइट भी नहीं, फाइनेंशियल राइट भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो जिनका जिनका बी है वो एकदम से सही है। अगला और आखिरी सवाल आज का, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज सिस्टम हैज बीन अरेंज्ड इन इंडिया, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करी गई है? मतलब 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहा है ये। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन एक्ट।
ठीक है। तो जो आर्टिकल 40 आता है 36 लेके 51 है ना डीपीएसपी, इसमें जो आर्टिकल 40 आता है इसके तहत प्रावधान बनाया गया किसका, ग्राम पंचायतों का, गांव के लिए, ठीक है। संगठन का प्रावधान करता है कौन, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किस में आएगा, डीपीएसपी में आएगा। तो आंसर हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूपीएसआई एसएससी दोनों में पूछा गया है चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी। अब ईमानदारी से 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, फटाफट सब लोग अपने अपने नंबर जोड़ लीजिए, कितने आपके नंबर आ रहे हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा आपको कमेंट करने का, जो लोग आप लोग देख रहे हैं कमेंट में कमेंट करिएगा। कमेंट में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और नहीं अटेम्प्ट किए, उससे ये नहीं पता चलता कितने नंबर आए कितने नहीं आए, ठीक। 2 कमेंट करेंगे आप। पहली बात करेंगे 40 में कितने किए, 40 / अगर मान लीजिए 30 किए हैं, 35 किए हैं, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, अटेम्प्ट, सही गलत की बात कर ही नहीं रहा हूं, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। तो अटेम्प्ट लिख देंगे आप, मान लीजिए 35 या जो भी हो। कुछ लोग लिखना चाहें कि कितने आपके सही हुए, तो वो लिख देंगे आप जितने अटेम्प्ट किए होंगे उतने। अगर मान लीजिए किसी ने 39 अटेम्प्ट किए हैं और आपके मान लीजिए 36 सही हैं, तो वो कुछ ऐसे लिखेगा। नंबर किसी को लिखने हैं तो नंबर आपका हो गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, तो 80 आपका नंबर हो गए और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग कर लेना। तो 80 में से कितने आए, ये आप 80 में से मान लीजिए 80 आ गए, या 80 में से किसी के 70 आए, तो इस हिसाब से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपकी क्लासेस आपकी वैसे कंटिन्यू रहेंगी। मंडे को आपकी क्लास फिर होगी 8 बजे जो होती है पॉलिटी, और 9:30 बजे होगी स्टडी लैब पर। क्लियर है चीज, चलिए। बाकी इसकी जो आपकी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। निराशा हाथ नहीं लगेगी, गारंटेड है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे सुबह 8 बजे, आइएगा सब लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। चलिए बाय।